हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं और ताज़ा खबरें मुसलसल ऐसी आ रही हैं कि शायद सऊदी अरब और इजराइल के बीच में ताल्लुकात नॉर्मल जल्दी हो जाएं। कभी कभी बीच में ऐसी खबर आती है कि सऊदी अरब ज़रा वापस हट रहा है बातचीत से, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क में बहुत ही अहम मुलाकातें हो रही हैं। इस बीच में मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस का बयान आया है कि इजराइल सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन क्लोजर आ रहा है डे बाय डे। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी कहा है कि विद इन रीच है नॉर्मलाइजेशन। अब इसके क्या मानी है, क्या कुछ है, इसके साथ साथ सऊदी अरब जो एक लार्जर एग्रीमेंट चाहता है अमेरिका के साथ, जिसमें डिफेंस पैक्ट भी चाहता है और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ाना चाहता है, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। उसके सिलसिले में भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका और इजराइल के ऑफिशियल्स से कहा है कि इस सिलसिले में कोऑपरेट करें। इशारे बहुत से आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ है, मैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से बात करना चाहता हूं कि उनसे जानना चाहता हूं क्या सूरत हाल है, क्या वाकई नॉर्मलाइजेशन के नजदीक है या फिलिस्तीनियों को एक बार फिर कोई धोखा दे दिया जाएगा। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर इजराइल और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात नॉर्मल होते हैं तो फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा होगा। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप बताइए कि आप इन सारी खबरों को देख करके आपका अपना क्या असेसमेंट है, क्या समझ रहे हैं? चूंकि कभी हाँ कभी ना जैसी बातें हो रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पर्शियन में एक कहावत है, हनूज दिली दूरस। जी। ये हकीकत है कि पिछले 2-3 सालों से अमेरिका कॉन्स्टेंटली सऊदी अरबिया पर प्रेशर डाल रहा है कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम रखे। इस सिलसिले में पहले उन्होंने बहुत सारे गल्फ कंट्रीज, खासकर खलीज की कंट्रीज को इसके लिए माइल किया और उन्होंने ताल्लुकात किए। लेकिन सऊदी अरबिया ने हमें पहले लग रहा था कि वो भी यूएई, कतार, यूएई, बहरीन और दूसरे मुल्कों की तरह वो भी शायद एस्टेब्लिश करेगा उनके साथ ताल्लुकात। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें लंबा पाज आया और सऊदी अरबिया ने ये इसकी एक्नॉलेजमेंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी किया कि इतना आसान नहीं है कि सऊदी और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात। इस दौरान सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान भी जो है ताल्लुकात बहाल हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस फुल फ्लेज्ड हो गए। रिसेंटली ईरान का जो एम्बेसडर है उसको वहां पर वार्मली ही वाज रिसीव्ड दियर। ये चीजें हुई है, लेकिन ये जो इनका स्टेटमेंट है ये ओनली हाफ ऑफ द स्टेटमेंट है। अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे, उसने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि फलस्तीनियंस के मसले पर भी यानी कि कोई पेशरफ हो, उनके जो ईज हो उन पर। ये और 2 दिन पहले एमबीएस के स्टेटमेंट से 2 दिन पहले प्रिंस फरहान जो वहां के वजीर खारजा है उसने क्लियरली ये कहा कि पैलेस्टाइन स्टेट जब तक नहीं बनेगी इस तब तक हमारे उनके साथ फुल फ्लेज्ड ताल्लुकात कायम करना मुश्किल होगा। अब इसमें 2-3 कैचेस है। एक तरफ अगर आपने ये भी स्टेटमेंट देखा कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो गया तो मैं भी न्यूक्लियर हो जाऊंगा, ये भी उन्होंने कहा। हाँ। अभी तक उन्होंने, ईरान ने ओपनली कभी भी ये नहीं कहा कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट, वो कहते हैं जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट इज फॉर पीसफुल पर्पजेस।
اور جو ایکارڈ بھی ہوا تھا 5+1 کے ساتھ ایکارڈ بھی ہوا تھا، یہ اسی میں ہوا تھا کہ جو ایران نیوکلیئر پلانٹس ہے، پروسیسنگ وہاں پر ہو رہی ہے، اٹ از پیورلی فار نیوکلیئر پرپزز۔ جب ان پر پابندیاں لگائی گئی تو یہ ان کا کئی بار دعویٰ ہوا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز کے سلسلے میں کے قریب آئے ہیں۔ پہلا یہ ہے، کیا ایران نیوکلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ ایک ہے۔ دوسری بات، سعودی عربیہ نے کچھ کنڈیشنز رکھے ہیں خاص کر ویسٹ کے لیے، پرٹیکولرلی امریکہ کے لیے، جو پیپروں میں آیا ہے۔ ایک تو وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک جو ہے میزائل جو ٹیکنالوجی دی جائے، دوسرا نیوکلیئر پلانٹس لگانے کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اب یہاں دیکھیے، اور کچھ اور بھی ایشورنسز مانگے ہیں انہوں نے، لیکن ہم نے یہ بھی یاد رکھنا چاہے کہ ویسٹرن جو پاورز ہے along with اسرائیل، وہ بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں، عربوں کو یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کا جو پروگرام ہے، whether it is میزائل پروگرام، whether it is نیوکلیئر پروگرام، وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ اپنے پروگرام کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ کس کے خلاف استعمال ہو جائے گا، کیونکہ اگر دائیں بائیں آپ اسرائیل کے ارد گرد سٹیٹس دیکھو گے، وہ سارے عرب سٹیٹس ہی، اور امیجیٹ جو ہے وہ فلسطین ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، دوسری طرف جارڈن ہے، یہی سٹیٹس ہے۔ اپنے پروگرام کس کے لیے ہے اس پر وہ کبھی بھی انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا ہے، اور دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو ایران کے سرحد اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو سینٹرل ایشین کنٹریز بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور ویری کلوز ٹو انڈیا یا دوسرے گلف کنٹریز بھی ہے۔ یہ اتنا ہی نہیں ہے، اس لیے اس پروگرام، اس جو سٹیٹمنٹ ہے، سٹیٹمنٹ جو ہے ہمیں، یہ تو بڑا سیریس سٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر اس کے ساتھ جو کنڈیشنز ABC کنڈیشنز رکھے ہیں سعودی عرب نے اس کے ریکاگنیشن، کیا وہ فلفل ہو جائیں گے۔ 1.5 سال سے یہ کنڈیشنز انہوں نے پیش کیے، ابھی تک ہیزیٹنٹ ہے امریکہ ان کو یہ ان کے مطالبات ماننے کے لیے۔ ویسے بھی ابھی ریسنٹلی جو ایک کانفرنس ہوئی تھی سعودی عربیہ میں، وہاں اسرائیل کے ڈیلیگیٹس بھی آئے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہاں پر ٹاکس تو چل رہے ہیں۔ صرف چونکہ سعودی عربیہ کی پالیسی میں تھوڑا شفٹ ہے، جو ہم پہلے 1.5 سال سے کہہ رہے تھے، وہ اب ٹوٹلی امریکہ کے انفلوئنس میں نہیں رہنا چاہتا ہے۔ وہ تھوڑا چائنا کے ساتھ، آپ دیکھیں رشیا کے ساتھ آئل کے ایشوز پر، جو ہے کروڈ آئل ایشوز پر، وہ زیادہ رشیا کے صدر کے ساتھ بات چیت کرتا ہے rather than with OPEC کنٹریز۔ چائنا کے ساتھ بھی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہے۔ ابھی حال ہی میں جب یہاں آئے تو یہاں انہوں نے 10-12 ایگریمنٹ سائن کیے، انویسٹمنٹ کی بات ہوئی۔ وہ ڈائیورسفائی بھی کرنا چاہتا ہے، وہ سمپلی جو پہلے ان کے جو ہے پریڈیسیسرز، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے ویسٹ کے انفلوئنس میں تھے، وہ اس انفلوئنس سے باہر بھی آ رہا ہے اور پریگمیٹک ویو کچھ چیزوں میں لے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آج سعودی عرب یہ جو ہے ہائیڈرو کاربن، ان کا سب سے زیادہ یہی کروڈ آئل کی انکم ہوتی تھی، وہ اس سے نکل کر دوسرے شعبوں میں ڈائیورسفائی کر رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب ایک چیز ہے، ایک اسرائیلی میڈیا اور کچھ اسرائیلی آفیشلز بغیر نام بتائے یہ بات کہتے رہے ہیں پچھلے 2-3 ہفتے میں کہ سعودی عرب فلسطین کے معاملے میں اتنا سیریس نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے کچھ کنسیشنز چاہتا ہے، جس میں امریکہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ اور ان کی ٹیکنالوجی تک ایکسیس وغیرہ۔ تو اور دوسری طرف محمد بن سلمان کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے، اس میں بٹوین دا لائن اگر پڑھیں کہ فلسطینیوں کی زندگی آسان ہونی چاہیے، یعنی وہ کچھ پیسہ دیں اور فلسطین اسٹیٹ امیڈیٹ نہ بھی ملے، کوئی وعدہ مل جائے
तब भी शायद सऊदी अरब आगे बढ़ जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मिला करके देखते हैं तो कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि नॉर्मलाइजेशन के नजदीक हैं? इजराइल की तरफ से ये कहना कि सऊदी अरब इतना सीरियस नहीं है जितना जाहिर करता है, बंद कमरों में जब बात होती है तो सऊदी अरब उतना सीरियस नहीं है फिलिस्तीन के मामले में, और उधर से जिंदगी आसान करने के लिए वो कुछ पैसा दे दें फिलिस्तीनी अथॉरिटी को, जो वेस्ट बैंक के कुछ फिलिस्तीनियों की शायद जिंदगी आसान कर दे, लेकिन गाजा तो उसी तरह से एक तरफ अलग आइसोलेटेड घिरा हुआ। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन बनी तो देखिए, इसमें एक चीज है, अगर उन्होंने पब्लिक पोस्टर के जरिए ही ये कहा कि पैलेस्टीनियंस को राहत मिलनी चाहिए, और 2 दिन पहले उन्होंने कहा स्टेट मिलनी चाहिए, पैलेस्टाइन स्टेट कायम होनी चाहिए, ये 2 दिन की बात है। यानी कि वहां पर इस ऐसी कंट्रीज में जो होता है, चाहे अखबार में भी कुछ लिखा होता है, इसमें टोटल ये गवर्नमेंट रिफ्लेक्शन होता है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी इंडिकेट होती है। ये यहाँ नहीं है यहाँ की तरह एक इंडिपेंडेंट एक अखबार एक चीज लिखेगा, दूसरा कुछ लिखेगा। वहां पर हर एक चीज जो है अखबार में है, कोई ऑफिशियल कहे अनऑफिशियल कहे, वो गवर्नमेंट की एक लाइन होती है। उस लेवल पर उन्होंने कहा, या यहाँ उन्होंने हाईएस्ट लेवल पर गया। यह हकीकत है, अगर पब्लिक पोस्टर भी है ये, लेकिन लोगों के सामने एक डिमांड है ना, वो डिमांड, इसके पीछे जैसे आपने कहा, जैसे हमने भी पहले कहा कि कुछ डिमांड्स और है कि भाई हम ये करेंगे, वो डिमांड्स वो दैट में बी इम्पोर्टेंट फॉर सिक्योरिटी और उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम है। उस वक्त ये रेलिगेट हो जाएगा इसकी पोजीशन, जैसे दूसरे कंट्रीज ने, कैंप डेविड हुआ, उनको सनाई मिला या दूसरों को ये मिला, जॉर्डन को अपना इलाका मिला, उन्होंने उस वक्त रिकॉग्नाइज किया। सिर्फ उस वक्त हाफिज अल असद ने जब उसको गोलान हाइट्स भी पेश किया गया तो उसने कहा मैं नहीं लूंगा, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट। उसने कहा आई विल वेट फॉर अनदर 50 years टू गेट इट बैक, जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिव। सारे तो ऐसे लीडर तो नहीं होते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट चाहते हैं, ये भी हमें देखना है। और इसलिए अगर इतना आसान होता तो पिछले तकरीबन बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन का भी अब आखिरी साल है, अगले साल 3 साल इसके भी हो गए, 2 साल ट्रंप के भी हो गए, यानी कि 5 साल हो गए। 5 साल में अगर कुछ न कुछ रुकावट जो है वो इजराइल की तरफ से तो नहीं है ना, रुकावट तो इसी साइड है। मे भी इनकी जो है, अगर ये कहा जाता है सऊदी अरब इज लीडिंग कंट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, वो एक है। दूसरा ये भी है कि अगर वही पीछे हटे तो नेचुरली फलस्तीन काज जो है वो पीछे हटेगा। आज एक और डेवलपमेंट हुई है, ओआईसी ने ये भी कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन को फुल फ्लेजेड मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये साइड बाय साइड देखिए ना, सारी चीजें हो रही है। ओआईसी का जब होता है उसमें सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर ऐसी बात वहां पर चली, यानी कि वो भी शायद ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान ये भी शायद इंडिकेशन हो रही है कुछ न कुछ फलस्तीन के मामले में थोड़ी बहुत सी जो है कुछ रफ्तार होने लगी है, कुछ डेवलपमेंट। क्योंकि कल ही नेतान्याहू टर्किश प्रेसिडेंट से भी मिला और वहां पर भी फलस्तीन का इशू डिस्कस हुआ। ये सारी कॉम्बिनेशन मिला के एक तरफ वहां पर हार्ड लाइन गवर्नमेंट है और उसका विदिन जो है इजराइल में बहुत सारे तनाजात है और टर्माइल चल रहा है, पॉलिटिकल टर्माइल चल रहा है। हालांकि ये कुछ तजियाकार ये भी कहते हैं ये पॉइंट जो है वीकेस्ट पॉइंट है इस वक्त इजराइल की पॉलिटिक्स में, इजराइल की हिस्ट्री में, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये अब अच्छा, आपने ओआईसी का जिक्र किया। ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग में सऊदी अरब के एम्बेसडर में, मैं थोड़ा सा इशू से हल्का सा डाइवर्ट हो रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने ओआईसी का जिक्र किया, यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुई जिसमें सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर
फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरेबिया स्टैंड्स बाय मुस्लिम्स इन इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर, ये बात उन्होंने कही है। तो क्या ये जम्मू कश्मीर के मामले को फिर से लाइमलाइट पर लाने की कोई तैयारी है, क्या कुछ है? देखिए ओआईसी का जो कांटेक्ट ग्रुप है, 4 मेंबर कांटेक्ट ग्रुप है कश्मीर पर, इट इज देयर फॉर डिकेड्स। ये पहला नहीं है, उसमें कभी सेनेगाल था, कभी टर्की था, अभी सऊदी अरब है, टर्की है, पाकिस्तान है। और ये हर साल वेन एवर यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली का इजलास होता है तो न्यूयॉर्क में इसकी मीटिंग होती है। ये कस्टमरी मीटिंग हो रही है। बियॉन्ड दैट, हालांकि ओआईसी ने कई बार ये भी कहा कि वो एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं, वो उस पर उन्होंने मन नहीं माना। हालांकि अदर साइड ऑफ जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहां वो गए हैं। ये कंटैक्ट ग्रुप भी मीटिंग है, ये हमेशा होती है। और जो स्टेटमेंट है यही, अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों से यही स्टेटमेंट रिपीट किया जा रहा है। उसमें माइनर इधर अब जो कहता है थोड़ा बहुत ऐड अब किया है इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, जो पहले ओमिशन होता था इसका, वरना वही स्टेटमेंट चल रहा है। इसमें कोई बड़ी चीज ये कोई बड़ी खबर नहीं है और ना कोई नई तब्दीली है। अच्छा, मैं उस पर फिर आना चाहता हूँ। ये इजराइल का जो एक मुलाकात हुई है जो बाइडन और नेतन्याहू में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर ही, वो व्हाइट हाउस में मुलाकात नहीं हुई, उसके भी एक मायने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच नॉर्मलाइजेशन की कोशिश में जो बाइडन को भी काफी हद तक रोप इन कर लिया गया है। हालांकि पहले वो थोड़ा सा हल्की सी दूरी बनाए हुए थे, इसके कोई मानी है क्या? ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क में जो जनरल असेंबली के मौके पर कुछ मुलाकातें हो रही हैं, उसमें कोई वहां से कोई बड़ी खबर निकल के आने वाली है क्या? देखिए, एक चीज हमें याद रखना चाहिए, अमेरिका चाहे जियो बाइडेन करे, चाहे ब्लिंकन करे, या कोई दूसरा, या सीआईए का डायरेक्टर करे या एनएसए करे, वो तो एक ही उनका जो होता है, इनकी पॉलिसी वन एंड सेम। ये एक चीज था कि बाइडेन और एमबीएस के दरमियान अच्छे जो है पर्सनल इक्वेशन इतनी अच्छी नहीं थी जितने शायद यूएस के दूसरे ऑफिशियल के साथ उनकी। शायद उसी वजह से अमेरिका को किसी हद तक सऊदी अरब के साथ जो है एक बीच में बड़े कोल्ड वाइब्स आने लगे थे रिलेशन में। आपने ये भी देखा जब बाइडेन वहां पर गए तो उन्होंने हैंड शेक भी नहीं किया, मुक्के से एक दूसरे को, और उन्होंने भी यहाँ से भी उसका एक जो उनकी पॉलिसी इस पर रिजल्ट है। अमेरिका की पॉलिसी में यहाँ तक तब्दीली आई, जो वो पहले खशोगी के मर्डर के मामले में बड़े सीरियस से थे, वो मसला उन्होंने तकरीबन बरी ही किया। ये चीजें ग्रेजुअली आए, क्योंकि अमेरिका ग्रेटर इंटरेस्ट देखता है। एक तो है ही कि इजराइल उनकी प्रायोरिटी रहती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहां कहीं भी अमेरिका किसी मुस्लिम कंट्री का विजिट करता है तो पहले उनको ये कहता है, अपने ताल्लुकात से पहले इनको ये कहता है कि इजराइल के साथ, ये तो है ही। लेकिन जब से ईरान और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात हुए, सऊदी अरबिया ने जब से रशिया के साथ खासकर क्रूड ऑयल, उनके साथ मुलाकातें भी की, जीपिंग से मुलाकात की, या यहाँ की तरफ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ फोकस करने लगा, उनको वरी होने लगी कि ये जो बहुत बड़ी कंट्री है और ऑयल रिच कंट्री है और इसके इन्फ्लुएंस में गल्फ कंट्रीज बहुत सारे हैं, अगर वो हाथ से निकल गई तो समझिए कि ये सारा रीजन यूएस इन्फ्लुएंस से पाक हो जाएगा। तो उन्हें ये अंदाजा है कि इसको रिटेन करना जरूरी है। अब वो किस हद तक कंसेशन देंगे, और यही वजह है कि सऊदी अरबिया को भी लग रहा है कि अगर उन्हें कुछ फायदा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सिविलियन न्यूक्लियर पर्पज के लिए या दूसरे कुछ चीजों के लिए उनको मिलेगा, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू गेट इट फ्रॉम यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्री।
وہ بھی اب استعمال کرنے لگے ایسی چیزوں کو. بھائی ہم ایک چیز کریں گے, آپ ہمیں 2 دیجیے. تو اب یہ دیکھنا ہے, کیونکہ اگر بائیڈن کا آپ دیکھیں گے, اس کا لڑکا بھی سیریس ٹربل میں ہے, اور جو ٹرمپ کی جو پاپولرٹی ہے دن بدن, کل ہی اس کے کہیں پر جو ہے بڑی ریلی کی ہے, اور اس سے یہ آسان نہیں ہوگا بائیڈن کو ایک جو ہے کینڈیڈیٹر حاصل کرنا ڈیموکریٹک پارٹی کا. دوسرا جو رائیول اس کا ہوگا ریپبلکن پارٹی کا, اگر وہ ان دی فارم آف ٹرمپ ہوگا تو اس کے ہرانا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے. ایج از اگینسٹ ہم, اور کہیں کہیں پر وہ ویکنس بھی اس کو آئی ہے, ہیلتھ کی ویکنس بھی آئی ہے. یہ چیزیں اس کا سارے کنٹریز, خاص کر سعودی عربیہ کو بھی اب احساس ہونے لگا ہے, کیوں نہ ہم کچھ پولیٹیکل بینیفٹس اس کے لے کے. ہاں, اس کے لیے اسرائیل کے ساتھ صحیح کسی لیول پر تعلقات کو بھی بحال کرنا پڑے. ویسے بھی اگر آپ نے دیکھا, سعودی عرب یا 2-4 کنٹریز ہی رہے ہیں گلف کے جنہوں نے نہیں کیا, باقی تو سبوں کے پاس ہے. اچھا, آخر میں ایک سوال جاننا چاہتا ہوں, یہ کہ کیا سعودی عرب جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ بات کر رہا ہے, امریکہ کے ساتھ بات کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چین اور روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہا ہے, اور امریکہ کی طرف سے دباؤ یہ ہے کہ چین اور روس کے ساتھ جو تعلقات آپ نے بڑھائے اسے کم کر لیجئے, ایران کے ساتھ بھی تعلقات وہ کم کرانا چاہتے ہیں, لیکن وہ مسلسل رابطے میں ہے اور تعلقات بڑھ بھی رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب اگر ڈپلومیسی کی رینکنگ کوئی ہوتی ہو تو اس میں کیا بہت اچھے سے بارگین کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ کو, اس لیول پر وہ پہنچ گیا؟ ایک وقت میں ایک امیج تھی, ایک نیریٹو تھا کہ سعودی عرب جو کچھ کرتا ہے وہ امریکہ کے اشارے پر کرتا ہے. کیا اب بارگیننگ کی حالت میں بہت زیادہ مضبوط ہے سعودی عرب؟ دیکھیے, جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کئی پروگرامز میں, اب سعودی عربیہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی چلانا چاہتا ہے. وہ نہیں, یہ حقیقت ہے, ابھی بھی اس کی پالیسی میں پرو ویسٹ فیلنگز ہے, چونکہ یہ دہائیوں سے چل رہا تھا. اس کو امیڈیٹلی اس سے باہر آنا مشکل ہے. لیکن ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی ہے, چاہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات ہے, رشیا کے ساتھ تعلقات ہے, یا چائنا کے ساتھ تعلقات میں, اس پر وہ امریکی دباؤ کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. آپ اس کی سب سے بڑی مثال ہے یوکرین کا مسئلہ ہے. آئل اوپیک میں جو انہوں نے پروڈکشن کم کرنے کا فیصلہ لیا ہے, اور یوکرین پر حالانکہ سعودی عرب نے امریکہ کے کہنے پر یوکرین کے پریزیڈنٹ کو عرب لیگ کے سیشن میں بلایا بھی, لیکن کمٹمنٹ, کچھ پیسے دیے, کمٹمنٹ نہیں کی. اپنا جو سٹینڈ اس نے نیوٹرلٹی تھی وہ برابر رکھی. اوپیک پر ان کو اتنا پریشر ہے اس وقت, جو تیل کے پرائسز پچھلے 5-6 دنوں سے بڑھ رہے ہیں, کہ اس سے پرابلمز ہو جائیں گی, لیکن نہیں مان لیا. اسی کے علاوہ یہ کیا آسان ہوگا سعودی عرب کے لیے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا؟ اور جب ایران کے وزیر خارجہ وہاں پر گئے تو ان کو وارملی ریسیو کیا ایم بی ایس نے, وہ بھی انہوں نے یوزولی نہیں, اس کے اٹ واز ناٹ منڈیٹری, لیکن یہ دکھانا ہے کہ ہم کتنے اسپیشل اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں ریلیشنز کو بحال کرنے میں. یہ ایک چینج ہے, لیکن اگر ہم سمجھیں گے کہ all of a sudden everything will change, it is not going to change. It will take many years. اور دوسری بار دنیا کے حالات کیسے رہیں گے, یوکرین وار کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا, یہ میٹر کریں گے. اس کا بہت اچھا, اب تک کے اشاروں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے سعودی اور اسرائیل کے بیچ میں تعلقات قائم ہونے میں کتنا ٹائم اور لگ سکتا ہے؟ کوئی اندازہ, کوئی اٹکل, کوئی تجربہ؟ پالیٹکس میں you can't predict, but I don't think it is going to happen this year.
हाँ, इस साल नहीं होगा, इस साल नहीं होगा। बिकॉज पॉलिटिक्स में एनीथिंग कैन हैपन। अगर उनको वो अपनी जो डिमांड्स है डील हो जाएंगे कल, फिर तो कल भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिमांड्स इतने सीरियस होंगे, चैलेंजिंग होंगे इवन फॉर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो इजीली उनको यील्ड करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हाई टेक्नोलॉजी है, उसमें उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की जरूरत है। और जब उसने आज एक और बयान जो दिया उसने कि अगर ईरान ने मैं भी करूंगा न्यूक्लियर वेपन्स, इसका मतलब फिर वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा यूएस, और वो किसी दूसरे जरिए से इसको हासिल करेगा। तो यानी अब यह है कि सऊदी अरब और बहुत मजबूती से अपने फैसले खुद लेने का इशारे भी दे रहा है और फैसले ले भी रहा है। वो अगर आपको पता है, सिर्फ मैं ये जब 1999 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए 1996 ऐसे किए, इसी टाइम किया, तो उस वक्त क्लिंटन की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को कहा $5 बिलियन मैं आपको दूंगा, आप टेस्ट मत कीजिए। तो लेकिन उनको उस वक्त नेशनल उनके वो नहीं चाहते थे कि वो, उन्होंने उस वक्त टेस्ट किया। यही इस वक्त ये है, अमेरिका नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब जो है न्यूक्लियर बने, वो किसी भी हालत में। जब वो ये अभी तक इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब जो है उसके मेंबर्स को, उसमें उसके मेंबर बने नहीं, इसलिए ये बहुत बड़ा अहम इशू है। चलिए देखिए उस पर क्या होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। आपने कहा कि हो कभी भी सकता है, लेकिन शायद इस साल ये ताल्लुकात नॉर्मल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।